प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रविवार है और आज के कार्यक्रम में आप लोगों के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम रविवार के कार्यक्रम में जहां आप लोग अपनी कुंडली से संबंधित सवाल पूछते हैं और उसका उत्तर मुझसे जानने का प्रयास करते हैं और मैं भी अपनी इच्छा और योग्यता के आधार पर उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। एक बात कहूँगा, नादान छोटा बच्चा समझ करके जिनकी कुंडली नहीं ली है या नहीं ली जा सकी वो माफ़ करेंगे और क्षमा करेंगे और बन के रहेंगे। नाराज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके प्रतिक्रिया को प्रत्येक दिन देखता हूँ और मुझे पता है कौन कितने दिन से आया है और क्या कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी विलंब से। सबसे पहली कुंडली है मध्य प्रदेश इंदौर से शिखा शर्मा, नमो वेद की आईडी से। डॉक्टर बनने के लिए अगर आपके दिमाग में कोई सवाल होगा तो ये कुंडली आपकी मदद करने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। इन्होंने सवाल पूछा है, क्या मेरी बेटी डॉक्टर बन सकती है क्या? सवाल का उत्तर हाँ में है। कैसे, बताता हूं। आपकी कुंडली है शिखा जी की 7 अक्टूबर 2004 19:52 इंदौर मध्य प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। मंगल डॉक्टर होता है। मेष लग्न की कुंडली बनी, काल पुरुष की यह कुंडली हो जाती है। लग्न के अधिपति मंगल छठे में बैठे हैं। ये ऑपरेशन और सर्जरी आदि के क्षेत्रों में ले जाने वाला भाव भी होता है, क्योंकि इसका पूरक भाव जो 12वां भाव है वहां से हॉस्पिटल आदि से संबंधित, मतलब दुर्घटना के बाद या उनसे संबंधित क्षेत्रों में जाया जाता है। छठा भाव इन सब चीज़ों का भाव होता है। हॉस्पिटल और रोग आदि से संबंधित या डॉक्टर बनने से संबंधित योगों का निर्माण जो होता है वो यहीं से होता है। आपकी कुंडली में बस ये समझिएगा कि पंचम भाव के अधिपति जो सूर्य बन रहे हैं वो शत्रुग्रही हैं, मतलब परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। द्वितीय भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति अगर कमजोर हों या शत्रु क्षेत्री हों या कमजोर दिख रहे हों कुंडली में, तो एजुकेशन में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित शिक्षा के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा हो, तो थोड़ा व्यवधान आता है। यहाँ पे द्वितीय भाव के अधिपति बने शुक्र, वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में। ये स्थिति आपके ज्ञान के लिए और शिक्षा के क्षेत्र को प्रबल करने के लिए ठीक देखी जा रही है। दूसरी बात है, मंगल लग्न के अधिपति होकर के छठे भाव में बैठे हैं। वो लग्न के अधिपति होकर के बुध की राशि में बैठे हैं। वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो बैठे जो हैं वो अंश है उनका 13 अंश विष कला। अवस्था तो युवा की है, लेकिन घर जो है ये छठा घर और छठा भाव और छठे नंबर की राशि ये बुध की है और बुध से वो तात्कालिक शत्रुता में, क्या मतलब उन्हीं के साथ ही बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे वो अति शत्रु के हो जाएंगे, क्योंकि बुध भी यहीं बैठा है। मंगल, गुरु, सूर्य और बुध ये सभी ग्रह यहीं बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो शिक्षा कैसी है? तो लग्न का अधिपति छठे में बैठा व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा, अवयोग लगाएगा। अति शत्रु का बैठा है तो खुद को परेशान भी करेगा, डिमोलिश करेगा। द्वितीय भाव का अधिपति जहां से शिक्षा का विचार किया जाता है पंचम में बैठा है। बता देता हूं, यहां 1 नंबर लिखा, द्वितीय का अधिपति पंचम में और पंचम के अधिपति छठे में। दशम भाव के जो अधिपति बनते हैं वो शनि बनते हैं। जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं चौथे भाव में चंद्रमा के साथ, और इनकी दृष्टि जो है वो इस भाव पे भी पड़ रही है, तो अपने भाव को बलवान भी करेंगे। और उनकी दृष्टि जो है वो तीसरी यहां पे पड़ रही है, जो ये किसको देख रहे हैं? पंचम भाव के अधिपति मेष लग्न की कुंडली के लिए सूर्य बनेंगे, वो सूर्य को देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति कि जब जन्म कुंडली में, अब फाइनल उत्तर है आपका, बता रहा हूं, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि का चंद्रमा है तो पापक हो रहा है, मन भी भटक रहा है। लग्न का अधिपति 12 छठे भी गया है, यहां से भी थोड़ी कमजोरी। सूर्य भी जो है वो शत्रुग्रही होकर के बैठ रहे हैं, ये भी थोड़ा कमजोर। और डॉक्टर बनने का योग कैसे? मेहनत करी जाए तो व्यक्ति की कुंडली डॉक्टर बनाने वाली बन रही है, क्योंकि दशम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति ये जो चंद्रमा बनते हैं आपकी कुंडली में यहीं बैठे हैं, ये अच्छी बात है। तो दशम के अधिपति की दृष्टि पंचम भाव के अधिपति के साथ हो रही है। जैसे दशम के अधिपति बने शनि, पंचम के अधिपति बने सूर्य, तो अगर दशम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि का संबंध या दोनों एक साथ
या कहीं से भी परिवर्तन में हो, और ये परिवर्तन अगर छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो इसे डॉक्टर योग कहा जाता है। आपकी कुंडली के लिए ये घटित हो रहा है। कैसे? मैंने बताई कि दशम भाव के अधिपति शनि और पंचम भाव के अधिपति सूर्य। शनि यहां बैठे हैं, अपनी तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे हैं। सूर्य शत्रु के हैं, मंगल भी अति शत्रु का है। इस वजह से मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है, मन को स्थिर रखना पड़ सकता है। बाकी अगर नौमांस में देखता हूं तो मंगल सप्तम भाव में ही बैठे हैं और उनकी राशि छठे भाव में ही बन रही है। यहां पे नौमांस कुंडली में यहां 1 नंबर लिखा है, यह भी डॉक्टर के लिए ठीक होगा क्योंकि सच छठे भाव के अधिपति होकर के 7वें भाव में गए हैं। शिक्षा के कारक गुरु की स्तुति अगर देखता हूं तो वो आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, जो कि लग्नेश है, तो बल भी मिलेगा। सूर्य के साथ बैठे हैं यहां से भी, क्योंकि ये शिक्षा का भाव होता है, गुरु का लाभ मिल रहा है। आपकी कुंडली में मंगल और बुध दोनों अस्त हैं। निर्णय लेने में परेशानी होती है, कंफ्यूजन दिमाग में न रखें, पूरे तन्मयता के साथ इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी दशा भी अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में 2020 के 11वें महीने में शनि में गुरु का अंतर आएगा, जो चलेगा 2023 के छठे महीने तक। अब जरा गौर करिए, तो 2020 के 11वें महीने से 2023 के छठे महीने तक किसकी दशा चलेगी? शनि में गुरु की। तो शनि कहां के अधिपति होते हैं? दशम भाव के अधिपति। ये कैरियर भाव है। और गुरु कहां के अधिपति बनते हैं? नवम भाव के। तो त्रिकोण और केंद्र के अधिपतियों की जब दशा चले, और ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, मैं दिल से बता रहा हूं, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। दशम भाव के अधिपति में, यानी कि केंद्र के अधिपति और नवम भाव के अधिपति की जब दशा चलती है, इसे बेहतरीन माना जाता है कैरियर के लिए और जीवन के लिए। साथ ही साथ अगर इन दोनों ग्रहों की स्थितियां भी देखता हूं तो शनि भी इस कुंडली में बेहतर हैं, खराब नहीं है। वो पापक ग्रह होते हैं, अति शत्रु के बैठे हैं, परंतु वो ठीक होंगे क्योंकि इस कुंडली में वो दशम भाव को संभाल रहे हैं। अच्छी बात है। यहां वो शनि और गुरु दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में है, ये अच्छी बात है। उस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, जो कि दशम भाव का अधिपति है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, साथ ही साथ इस कुंडली में विपरीत राजयोग की भी स्थिति बन रही है। ये दोनों स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को मजबूत करने के लिए काफी हैं। बस अपने मति बुद्धि को परेशान न करें, स्थिर रहें, अनियंत्रित न हों, और अपने मन को कभी भी परेशान और हतप्रभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस स्थिति से बचना चाहते हैं या कभी भी सोचते हैं कि नुकसान न हो, तो आपकी कुंडली के लिए जो स्थिति आ रही है, अब बुध की दशा की आएगी, और बुध आपकी कुंडली के लिए अस्त हो रहे हैं। अगर हो सके तो सूर्य का रत्न भी पहन सकते हैं, उसमें भी लाभ हो जाएगा। सूर्य का रत्न भी पहना जा सकता है, हालांकि वो दुखी है। अगर रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, फिर भी आपकी कुंडली के आधार पर देवी दुर्गा की उपासना बनती है, क्योंकि सर्वाधिक अंशों के साथ जिस ग्रह को मैं देख रहा हूं वो देवी दुर्गा का ही बन रहा है। तो आप अगर चाहें तो स्तुतियां देवी दुर्गा की उपासना करें, और सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ वगैरह जरूर दिया करें। हनुमान चालीसा आदि का पाठ भी कर लेना चाहिए, रविवार के रविवार, शनिवार के शनिवार, या प्रत्येक दिन भी अगर 3 बार हो सके तो प्रत्येक दिन करते रहें। अगर दुर्गा माता की उपासना कुछ ना करते बने तो सिर्फ दर्शन भी अगर कर लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है ये। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सर्वेश दीक्षित जी की, हरदोई उत्तर प्रदेश से, 13 जनवरी 1985 सुबह 9 बजे। इनकी कुंडली पहले भी ली जा चुकी थी, लेकिन शायद मैंने गलती से उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी थी, क्षमा करें। हरदोई उत्तर प्रदेश से ये कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली थोड़ी अजीब है और समझने वाली है। कुंभ लग्न की कुंडली बनी, यहां 11 नंबर लिखा, यहां 11 नंबर लिखा। लग्न के अधिपति कौन बने? शनि। वो कहां जाके बैठे? यहां। और यहां कौन बैठा है? यहां अगर 11 लिखेगा तो यहां 8 नंबर लिखेगा। तो यहां के अधिपति कौन बने? मंगल, वृश्चिक राशि के। तो यानी कि इस कुंडली में जो लग्न के अधिपति थे शनि, वो जाकर के बैठे 10वें स्थान में। यह लक्ष्मी योग होता है। व्यक्ति दिमाग में हमेशा ही कर्म को प्रधानता रखने वाला और देने वाला होता है। व्यक्ति कर्म करना चाहता है, किसी के भरोसे मदद कर देगा, लेकिन लेना नहीं चाहता है। यह मन स्थिति होती है। अब उसके बाद यहां के अधिपति जो बनते हैं, दशम के भाव के अधिपति, वो परिवर्तन कर रहे हैं लग्नेश के साथ। यह परिवर्तन सबसे अच्छा होता है, लग्न के अधिपति का दशम में जाना और दशम के अधिपति का लग्न में जाना। अब ये तो पहली बात रही व्यक्ति के कर्म को लेकर के, कि कर्म को लेकर के वो कितना पॉजिटिव है, कितना अधिकार पूर्वक उसमें बात करता है और उसकी स्थिति कैसी है।
ये ठीक है। दूसरी बात, धन भाव में यहां 11 लिखेगा तो यहां 12 लिखेगा। धन भाव के अधिपति गुरु नीच के हैं। अफसोस तो नहीं होगी इस बात की कि वो नीच के हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी वो नीच के ही हो रहे हैं यहां राहु के साथ 10 नंबर में। तो ग्रह अगर लग्न कुंडली में भी नीच का होता हो, नवमांश में भी नीच का होता हो, तो मेहनत से ही सही परंतु सुख दे देता है और धन भी ला देता है। ये धन आता जाता घटना बढ़ना क्यों है, पहले इसको समझते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह के नहीं है, वो शुभक बन रहे हैं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के हैं, इस वजह से वो धन देने की स्थिति में भी हैं। और उसके बाद अगर लग्न कुंडली में बात करता हूं तो यहां पे वो 6 नंबर की राशि में बिल्कुल अकेले बैठे हैं, ना आगे ग्रह और ना कोई पीछे। अब जरा गौर करिए, तो लग्न का अधिपति दशम में गया, परिवर्तन के साथ गुरु धन भाव के अधिपति होकर के 12वें में नीच के हुए हैं, और ये उनकी कुंडली को सूक्ष्मता से अगर देखते हैं तो कमजोर करता है। ये कमजोर करने वाली बात है। धन भाव का अधिपति 12वें चला जाए, आप जो काम कर रहे हैं, लोगों को मेहनत कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज ठीक है आपके व्यक्तित्व के आधार पर, क्योंकि राहु यहीं बैठे हैं और केतु यहां शनि के साथ। मंगल लग्न में बैठा है लेकिन वो शत्रु का होकर के बैठा है, वो ठीक नहीं है। आपकी कुंडली में अस्त ग्रहों में गुरु ही अस्त हैं, तो धन के कारक होते हैं गुरु, धन भाव के अधिपति हैं, 12वें में बैठे हैं नीच के होकर के, नवमांश में आकर के राहु के साथ जाते हैं। धर्म के पथ को छोड़िएगा मत। पैसे के कारण काम तो रुकना नहीं चाहिए। कारण है क्या, क्योंकि गुरु यहां के अधिपति होकर के, अब जरा गौर करिएगा स्थिति कितनी बेहतरीन बन रही है। व्यक्ति को काम करने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, हो सकता है कि वो हरदोई के हैं तो कहीं दूर रहते हो, ये बात पक्की है, क्योंकि लाभ का अधिपति होकर के व्यय में बैठे हैं गुरु, और यहां पे सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य और बुध, और सूर्य एकादशवें भाव में बैठे हैं उत्तराखाड़ा नक्षत्र के, और ऐसी स्थिति में कि उनकी स्थिति अपने ही नक्षत्र की है, लाभ देंगे। एक बात बताता हूं श्रीमान, अभी गुरु की दशा में केतु आए हैं, और गुरु और केतु का संबंध तृतीय एकादशवें का है। केतु जो है वो शनि के साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं वो, और अगर परस्पर दो प्रबल शत्रु ग्रह शनि और मंगल अगर वो एक साथ परिवर्तन कर रहे हो तो ये कर्म के क्षेत्र को ठीक कर देते हैं, साथ ही साथ उसमें भलाई भी देते हैं। बस ये ग्रह थोड़ा अस्त है तो कमजोर हो रहा है, नीच का है लेकिन वर्गोत्तम है, तो अपनी दशा के अंतिम काल में, जैसे अभी इसके दशा 2029 तक रहने वाली है और उसके बाद आएगी शनि की दशा। तो एक बात जो कि सबसे ज्यादा समझने वाली है कि विवाह की स्थिति अगर देखता हूं तो राशि से वो पंचमस्त जा रहे हैं, अब उनका गोचर जो है वो नवंबर में बदलने वाला है, तो आप बिल्कुल विवाह के लिए तैयार हो जाइए। अगले साल के नवंबर तक गुरु का गोचर जो होगा वो आपकी राशि से पंचमस्त जाता है तो विवाह कराता है। साथ ही साथ गुरु की दशा भी चल रही है, वो आपकी कुंडली के द्वितीयेश होते हैं, तो द्वितीय भाव के अधिपति भी विवाह कराते हैं, वो नवमेश एकादशेश भी तो होते हैं, तो यहां से भी विवाह की स्थिति बन रही है। यहां 9 नंबर लिखा है ना, तो यहां के अधिपति भी विवाह कराते हैं। गुरु गोचर में आपके जन्म की राशि जो कन्या बनती है वहां से अब 23 नवंबर के बाद परिवर्तन करके मकर में जाएंगे, जो कि स्थिति को अच्छी करने वाली होगी, क्योंकि शनि उनके साथ अगर रहेंगे तो भी वो ठीक ही रहेंगे। उसके बाद लाभेश की दशा में विवाह होता है, द्वितीयेश भी अगर होंगे तो लाभेश और द्वितीयेश अगर एक ही ग्रह हो और 12वें हो तो थोड़ा कमजोर करता है मति बुद्धि को। बहुत ज्यादा व्यक्ति को जितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, जितना व्यक्ति ज्ञानी है, समाज उसका लाभ नहीं ले पाता है और ना लोग उसका लाभ ले पाते हैं। ये बात इस कुंडली में दिखती है। प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को अंक प्रायः कम मिले हैं, और कई बार पंचम भाव के अधिपति गुरु के राशि में बैठे हैं। व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में बेहतर है, कंप्यूटर से संबंधित सारा कारोबार व्यक्ति कर सकता है। मंगल लग्न में बैठे हैं, शनि की स्थिति जो है वो विदेश भाव पे है, गुरु को देख रहे हैं जो कि धन का अधिपति है, इस वजह से भी थोड़ी सी कड़की रहती है। ये बात भी है, क्योंकि धन का अधिपति नीच का हुआ 12 में गया, और धन भाव पे लग्नेश की दृष्टि होने से उनको बल मिलना चाहिए था, परंतु वो बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिख रही है, चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से वो व्यक्ति के धन को एक सरीखा नहीं लाने देते हैं। आएगा यूं निकल जाएगा, आने के साथ साथ उसका मार्ग तय होता है जाने का। इस वजह से ये चीजें, आप काम अच्छा कर रहे हैं। सूर्य और बुध यहाँ बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। वैसे भी आपकी कुंडली के लग्न में मंगल बैठा है और लग्न में शनि का प्रभाव भी है, क्योंकि उसकी राशि बनती है, तो ठीक है, स्थितियां खराब नहीं है। गुरु की पूजा करिए। आप मेरे कार्यालय में एक बार संपर्क कर दीजिएगा। मैं आपको कोई भी रत्न वगैरह तो नहीं बताऊंगा, बाकी आपने जो बताया है वो मैंने देखा है, आपने वो ठीक पहना हुआ है। केतु के लिए लाजवर्त और गोमेद पहना, उसके जगह पे अगर लाजवर्त हो जाए तो ज्यादा लाभ करेगा, ये ठीक है।
आपने और भी बताया है कि कुछ रत्न पहना हुआ है। एक बार मुझे कार्यालय में मेरे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको एक उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा तो काम बढ़ जाएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है चैतन्य जायसवाल। यह है कोलकाता वेस्ट बंगाल से, 13 जून 1994 8:43 सुबह में। इन्होंने पूछा है कौन सा व्यवसाय करूं। आपकी कुंडली में आपने बताया है सवाल में कि होटल का बिजनेस है आपका, मम्मी संभालती हैं, तो आप उसे क्यों नहीं संभालते हैं। आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, कर्क लग्न और कर्क ही राशि, लग्न में शुक्र बैठे हैं। यहाँ पे 4 नंबर दिखा है, यहाँ पे 4 नंबर दिखा, लग्न के अधिपति लग्न में चंद्रमा भी, और ऊपर से आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठे हैं दिग्बली होकर के। करिए वही काम। आपकी कुंडली में अभी केतु की दशा चल रही है, इस वजह से कैरियर से संबंधित कार्य और कारोबार आप कर सकते हैं, उसमें फैसला लीजिए। होटल का कारोबार आप उसे अच्छे से संभालने का प्रयास करिए। एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंफ्यूजन क्यों है? शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा है, वो निर्णय लेने में व्यक्ति को दिक्कत करते हैं। कारण है क्या? क्योंकि वो लग्न में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, इस वजह से विचारों में उग्रता ज्यादा है। उसके बाद चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोमल स्वभाव का बना देते हैं। इतना ज्यादा इमोशन में रहना, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाना कि व्यक्ति निर्णय लेने में उसमें समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद बुध 12 में है, ये भद्र योग लगा करके बैठे हैं। योग में स्थिति जब मैं कुंडली की देखता हूं तो लग्न के अधिपति लग्न में, पंचम का अधिपति मंगल में है और मंगल बनता है। यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर यहाँ पे लिखा। मंगल 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं और सूर्य भी यहाँ से बैठ करके इसी भाव को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, समझिए और लाभ लीजिए। केतु में मंगल अभी चल रहे हैं 2020 के 8वें महीने में, 2021 तक ये रहेंगे। उसके बाद केतु में राहु आ जाएगा, फिर वो परेशान करेगा 2022 तक, क्योंकि वो सम राशि का बैठा तो थोड़ा कम, लेकिन होरा कुंडली में अगर देखता हूं तो उसकी स्थिति नहीं ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। क्योंकि लेकिन अगर बाकी के अन्य चार्ट में अगर देखता हूं तो जैसे D9 चार्ट में, तो वहां पे राहु की जो स्थिति बन रही है वो सप्तम में बन रही है, तो ये आय को कहीं ब्लॉक ना कर दे। इस वजह से अभी से उसको फ्लरिश करने का काम करिए, उसी को रीएस्टैब्लिश करने की आवश्यकता बन पड़ी है। और भरणी नक्षत्र के शुक्र के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं और कृतिका के केतु, ये मंगल का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं एक बात कहूं कि सूर्य की दृष्टि अगर यहां पड़ेगी, मंगल भी यहां देखेगा, तो यश गौरव सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी कुंडली में मिलने के योग हैं और आसार भी हैं। थोड़ा समय अभी अगर नाजुक चल रहा है, इसको समझने का और संभालने का प्रयास करिए। आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो गुरु और राहु यहीं बैठे हैं, इसी वजह से सुख थोड़ा कम मिल रहा है। गुरु और राहु यहां अगर बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो थोड़ा वो सुख को और सुख से दूरी, माता पिता में से थोड़ी सी किसी एक न एक की नुकसान की स्थिति बनती है। और मंगल की स्थिति है आपकी कुंडली में, मंगल केतु के साथ बैठे हैं, ये 10वें स्थान में, इस क्षेत्र का लाभ लीजिए। शनि की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है, इस वजह से भी कंफ्यूजन है और व्यवसाय को या कैरियर को वो अच्छा दिशा और एक ग्रोथ जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी भाव नीच राशि से दृष्ट हो या नीच राशि बनती हो, जैसे ये शनि की नीच राशि है लेकिन सूर्य की उच्च राशि भी है, और वो सूर्य उच्च की राशि से निकल करके एकादश में गए हैं, पंचम को देख रहे हैं, ये ठीक है। क्योंकि मित्र की राशि को देखेंगे, यहाँ 8 नंबर लिखा रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका लाभ लीजिए। शिव जी की पूजा करनी चाहिए आपको। उसके बाद आपकी कुंडली में केतु की दशा है, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, अपनी बुद्धि को विषम मत करिए। बदलाव के तौर पे अगर देखता हूं तो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है, अपने आप को मेंटेन करने की। अपनी मति बुद्धि को परेशान मत होइए और ना करिए, और वाचाल मत बनिए, बहुत ज्यादा विचार मत करिए। भगवान पे छोड़ करके उसके चरणों में सारी चीजें समर्पित करके अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है। केतु चिंता देते हैं, परेशानियां देते हैं, दौड़ाते भगाते हैं, काम बिगाड़ते हैं। आपकी कुंडली के लिए वैसे भी वो सूर्य की राशि में, सूर्य की उच्च राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, थोड़ी उग्रता भी देते हैं, परेशानियां देते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। गुरु भी तो अभी आने वाले हैं, वो ठीक हो जाएगी स्थिति, बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सीमा सिंह, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, 17 अगस्त 2006 सुबह 9:43। इन्होंने पूछा है, ये इनकी बेटी की कुंडली है। इन्होंने पूछा है सवाल कि फैशन के क्षेत्र में क्या मेरी बेटी जा सकती है? बिल्कुल। आपकी कुंडली बच्ची की कन्या लग्न की बनती है, यहाँ 6 नंबर लिखा है। अब जरा गौर करिएगा तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा और यहाँ के अधिपति बुध लाभ में बैठे हैं, किसके साथ? शनि के साथ और शुक्र के साथ। तो शनि, बुध और शुक्र,
और कन्या लग्न की कुंडली बनी, कन्या लग्न की कुंडली बनी, शनि बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, अपने भाव को देख रहे हैं, यानी कि ये जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती हैं कैरियर के आधार पर जा सकती हैं। दूसरी बात है कि लग्न का अधिपति का लाभ में बैठना व्यक्ति को ठीक बनाता है। उसके बाद वो अगर लग्नेश होगा तो दशमेश भी होगा, तो दशम और लग्न के अधिपति होकर के अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध लाभ में जाएं, पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठें, और चंद्रमा और शुक्र का परिवर्तन हुआ है क्योंकि यहां 2 नंबर लिखा है, तो यहां के अधिपति बने शुक्र, वो बैठे 4 नंबर की राशि में, चंद्रमा की राशि में, और यहां पे 2 नंबर बनी जो वृषभ राशि होती है वो शुक्र की राशि होती है, यानी कि चंद्रमा और शुक्र का राशि का परिवर्तन, ये परिवर्तन राजयोग बनाता है। क्रमशः मैं ये इन दोनों को ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री के लिए इन दोनों का मजबूत होना जरूरी है। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे सम राशि के बैठे हैं, आधा आधा फल। बाकी सूर्य मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं अपनी ही राशि में, लेकिन 12 में है परंतु मंगल के साथ हैं। अब जरा गौर करिएगा, मेहनत करनी होगी क्योंकि पराक्रम का अधिपति होकर के मंगल 12 में गए हैं, और सूर्य जो कि आपकी कुंडली के व्यय भाव के अधिपति होते हैं वो व्यय में ही बैठा है। 2 पाप ग्रहों का एक साथ जाना, और चंद्रमा वर्गोत्तम भी है आपकी कुंडली में लाभ में, यहाँ वो लग्न कुंडली में भाग्य भाव में बैठा है और यहाँ पे वो लाभ में बैठा है नवांश कुंडली में। यहाँ पे अगर देखता हूं तो शुक्र और मंगल यहीं पे हैं। अपने मति बुद्धि को परेशान मत करिएगा। ऐसे ये जो जातिका है वो कहीं ना कहीं से शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में अगर जाए या क्रिएशन के क्षेत्र में जाए तो ठीक होगा। कारण क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और वहां से वो लग्न को देख रहे हैं, ये व्यक्ति को कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने वाला बनाते हैं। साथ ही साथ राहु की दृष्टि जो है वो शुक्र पे और बुध पे दोनों पे है। लग्नेश पे राहु का प्रभाव पड़ जाएगा, व्यक्ति को बहुमुखी बनाएगा, ये बात बनती है। मंगल और सूर्य 12वें हैं, मेहनत करना होगा और जी तोड़ मेहनत करना होगा, हाँ ये बात बनती है क्योंकि लग्न केतु से प्रभावित हो रहा है। और वैसे भी आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब उच्च और मूल त्रिकोणस्थ हो क्रमशः, जैसे सूर्य मूल त्रिकोणस्थ और चंद्रमा उच्च के हैं, अवस्थागत सूर्य बाल अवस्था के होंगे क्योंकि उनकी डिग्री 0 डिग्री पे है, और चंद्रमा जो है वो 13 अंश पे हैं, ये युवा हो जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में। सूर्य थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्योंकि 12 में बैठे हैं लेकिन अधिपति हैं उसी भाव के, परंतु फिर भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर वो करने वाले बन रहे हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य की स्थिति उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। आपकी कुंडली में और भी कई क्षेत्रों में जाने की स्थितियां बन रही हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़ करके। नवमांश में सूर्य का उच्च होना, यहाँ मूल त्रिकोणस्थ होना, सूर्य का मूल त्रिकोणस्थ होकर के 12 में बैठना और अपनी राशि का बैठना, चंद्रमा का बेहतरीन होना, उच्च का है वो कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन तो है। और भी बाकी क्षेत्र आपके कुंडली में बनते हैं। षडबल में सर्वाधिक मजबूत जो ग्रह बन रहा है वो सूर्य ही बन रहा है और बुध बन रहे हैं, बाकी की स्थितियां ठीक हैं। अपने दाम्पत्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा, हालांकि अभी स्थिति बहुत ऊपर की है और बाद की है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अजय मांडलोई, यह है रतलाम मध्य प्रदेश से। 25 अगस्त 1969 सुबह 5:20 श्रीमान ने पूछा है धन की स्थिति। अब जरा गौर करिए, आपकी कुंडली में राशि है मकर की, तो ये तो मतलब शनि के प्रभाव में आया। उसके बाद आपकी कुंडली में शनि नीच के भी हैं, यहाँ पे शनि नीच के हैं और उनकी तीसरी दृष्टि लग्न कुंडली के मतलब लग्न कुंडली में व्यय भाव पे पड़ रही है। तो नीच का ग्रह 12वें को देखा और उसके बाद धन भाव में सूर्य और केतु बैठे हैं, ये कमजोर होता है। नवांश कुंडली में पंचम भाव में सूर्य और राहु बैठे हैं, इस वजह से सूर्य लक्ष्मी देने के कारक ग्रह होते हैं। लाभ भाव के अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं, जीवन में व्यक्ति ने लाभ भी कमाए हैं। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न के अधिपति यहां बैठे हैं, कर्क लग्न, यहां 4 नंबर लिखा, लग्न के अधिपति यहां बैठे हैं और शनि की राशि में बैठे हैं। सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं शनि, और शनि के साथ मित्रता में जा रहे हैं, इस वजह से मित्र हो गए। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कमजोर नहीं हैं, कमजोर हैं तो 2 ग्रह, एक गुरु और दूसरा शुक्र। ये भौतिकवादी बनाते हुए भी व्यक्ति को संपूर्ण सुख कई बार नहीं देता है। जीवन के एक क्षेत्र में जीवन को बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करता है, बाद में साथ छोड़ देता है। और आपकी कुंडली में तो वैसे भी नीच के शनि हैं, 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, भवन वगैरह का सुख भी इन्होंने दिया है और आगे भी देंगे। दरअसल वो ग्रह अगर कमजोर हो और केंद्र में आ रहा हो, इस कुंडली में वो मारक भी हो जाते हैं, इस वजह से अभी नुकसान में थे और अभी वो दशा में भी हैं। जैसे मतलब आपकी कुंडली में आने ही वाले हैं, 2023 में उनकी दशा भी परिवर्तित होगी। गुरु की दशा के बाद शनि की दशा अंतर दशा में आएंगे, वो 3 साल तक वो परेशान भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करिए श्रीमान, हनुमान जी की पूजा जितनी ज़्यादा हो सके, हनुमान और सूर्य की आराधना। बजरंग बली को प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ उनके सामने सुनाइए,
दिया जलाइए, उनके सामने दीपक जला करके बेहतरीन तरीके से पूजा करिए। अगर हो सके तो आप शिव जी को मध चढ़ाया करिए, शहद चढ़ाया करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली कुंडली है रोहित कुमार तिवारी, 18 नवंबर 1995 सुबह 4:35। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। लग्न के अधिपति यहाँ 7 नंबर दिखा है। लग्न के अधिपति शुक्र द्वितीय भाव में, और उसके बाद लाभ के अधिपति सूर्य वो भी द्वितीय भाव में। लग्नेश और लाभेश का संबंध बनना ये बेहतर होता है, और वो भी द्वितीय भाव धन भाव में, ये ठीक होगा। एक बात बताता हूं, आप हैं कन्या राशि के तो मन भटकता होगा। और एक बात जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, क्योंकि लग्न में राहु बैठा है तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करता है विचारों से। आपने कही है, पूछी है बात शादी के लिए, तो विवाह आपकी कुंडली में 1995 के हैं। मेष राशि का बनना यहाँ पे 7वें भाव में, इसका अधिपति अपनी राशि का हो रहा है, लग्नेश के साथ बैठा है। मंगल, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये चारों ग्रह यहाँ पे चतुर्ग्रही बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव के अधिपति, ये ठीक है। अपनी राशि के भी हुए हैं, ये भी ठीक है। इस कुंडली के लिए मंगल कारक नहीं होते हैं। उसके बाद शुक्र जो बनता है वो लग्न का अधिपति है, ये अच्छी बात है। लेकिन 7वें का अधिपति 8वें गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान होगा, क्योंकि जब वो दोनों भावों का अधिपति होगा तो इस भाव का फल वो ज्यादा करेगा, 7वें भाव का। और वहां पे केतु और राहु का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि, तो राहु केतु से ये भाव प्रभावित हो, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम। हालांकि वो शनि शश महापुरुष योग बना रहे हैं, नवमांश में वो वृषभ के हो रहे हैं, यहां पे बैठ रहे हैं, तो यहां भी विवाह को कमजोर या फिर थोड़ा विलंब से या फिर उसके सुख में कमजोरी देखी जा रही है। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कि बनते हैं 10वें भाव के अधिपति, वो 12वें जा रहे हैं। कैरियर पे फोकस करना जरूरी है। राहु की दशा चल रही है, मन में कंफ्यूजन ज्यादा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। इस आधार पर आपको अभी अपने रत्न के बारे में पूछा है, अभी कुछ मत धारण करिए, चुपचाप 2035 तक राहु का रत्न लाजवर्त पहन के रखिए, और गणेश जी की जितनी ज्यादा हो सके आराधना करने का प्रयास करिए। यह स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है, जहां तुला लग्न की कुंडली, लग्न में ही बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। और राहु और बुध के डिग्री की अगर बात करूं तो दोनों काफी अंतर पे हैं। राहु 2 डिग्री पे और बुध जो है वो 28 डिग्री पे है। राहु का नक्षत्र चित्रा का है, इस वजह से उग्रता भी देता है, व्यक्ति निर्णय जल्दी ले लेता है। बुध का नक्षत्र विशाखा का है, तो व्यक्ति को बुद्धिमानी से भरा और परिपूरित बनाता है। व्यक्ति को हमेशा ही अपनी वाणी का लाभ मिल जाना चाहिए, क्योंकि लग्न में बुध और लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये ठीक होता है। सूर्य, शुक्र, गुरु और मंगल, ये यहाँ पे जो चारों ग्रह बैठे हैं, इसमें से गुरु जो हैं आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होंगे। कारण, क्योंकि वो हालांकि बहुत अच्छे क्या तृक भाव के अधिपति बनते हैं, तृतीय और छठे भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, ऋण देने से बचना चाहिए। और एक बात और बता दूं तो मंगल की दृष्टि शनि पे भी है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मंगल यहाँ बैठे हैं, अपनी राशि के हैं। सप्तमेश की दृष्टि 5वें भाव पे है, और शनि वहां खुद बैठा है अपनी राशि का अधिपति होकर के। शनि और मंगल का प्रभाव यहाँ हो, प्रेम करने से बच जाना चाहिए अगर हो सके। हालांकि ये स्थितियां बनती है क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, पाप ग्रहों का प्रभाव 5वें भाव पे ज्यादा पड़ रहा है, इस वजह से प्रेम भी हो सकता है, लेकिन उसमें कई बार बाद में चल करके मुश्किलें भी पैदा होती हैं, क्योंकि गुरु जो हैं उस भाव से केंद्र में तो हैं, लेकिन वो राशि शनि की है और वहां शनि बैठा है। इस वजह से ये बात थोड़ी कमजोर हुई, क्योंकि वो रोगेश होकर के 5वें भाव में बैठे हैं ना, रोगेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे 5वें भाव को देख रहे हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें रोग भी देते हैं। हालांकि उस भाव पे कहीं से भी गुरु का प्रभाव नहीं होगा, और गुरु और चंद्रमा का जो संबंध है वो तृतीय एकादशवें का है। अगर ये केंद्र में होते तो और ज्यादा अच्छा होता। तो ये स्थिति बन रही है। लग्न में राहु केतु का प्रभाव, 7वें भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, क्योंकि मंगल की राशि, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, शनि का भी प्रभाव, इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करनी चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। एक लाजवर्त जितनी जल्दी हो सके धारण कर लीजिए। अगली कुंडली है रणछोड़ भाई कंजारिया की। ये अल्पेश कंजारिया की आईडी से है। 22 अगस्त 1969 4:45, सुरेंद्र नगर, गुजरात। इस आधार पर आपकी कुंडली श्रीमन बनती है कर्क लग्न की। अब जरा गौर करिएगा, कर्क लग्न के लोगों का फैसला थोड़ा दिल से होता है, हृदय से ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से कई बार वो व्यवसाय कमजोरी से निभा पाते हैं, ये बात बनती है। यहाँ 4 नंबर का लिखा होना, लग्न के अधिपति नीच के बैठे हैं 5वें भाव में। मूलतया यहाँ 4 नंबर लिखेगी तो यहाँ 8 रहेगा, तो लग्न के अधिपति यहाँ बैठे, मंगल के साथ बैठे हैं। 5वें भाव में चंद्र मंगल योग बनना, और वो पूर्णतः बन भी रहा है, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी वो दोनों, मंगल यहां और चंद्रमा यहां, मंगल उच्चाभिलाषी और चंद्रमा जो हैं वो आपकी कुंडली में वहां पे बनेंगे, 10वें भाव के अधिपति होकर के 10वें को देखेंगे। अब एक बात बताता हूं, आपने पूछा है
सवाल धन को लेकर के ही पूछा है। सूर्य, केतु और बुध, इन तीनों ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में यहां हैं। सूर्य मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोणस्थ होकर के, क्योंकि 5 अंश के हैं वो, और केतु 27 और बुध 29 अंश। इस आधार पर एक बात समझाता हूं, पराक्रम का व्यय होना और चंद्रमा जो कि लग्न के अधिपति होते हैं उनसे गुरु का संबंध तृतीय एकादशवें का होना, ये थोड़ा कमजोर होगा इन दोनों ग्रहों के लिए विशेषतया। लेकिन चंद्रमा मंगल यहां पे हैं, व्यक्ति ने धन भी कमाए हैं, हालांकि मुश्किल और संघर्ष ज्यादा रहा, कारण क्योंकि न्याय नहीं मिला, शनि नीच के हैं, शनि यहां नीच के हो जाते हैं, उनकी तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है जो कि व्यय कराता रहा जीवन भर। अब स्थिति ये तो सारी चीजें रही कि व्यक्ति का लग्न खाली था, लग्नेश नीच के थे, हालांकि उनका नीचत्व भंग बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, और उस पर अगर देखता हूं तो सप्तम भाव खाली, चतुर्थ भाव खाली, छठा भाव भी खाली, भाग्य भाव खाली, नवा भाव खाली और 8वां भी खाली, 11वां खाली, क्रमशः सारे भाव लगभग। अब लग्न भी खाली है, यहाँ पे ये भाव शुक्र से प्रभावित हुआ, यहाँ पे शुक्र मिथुन के होकर के बैठे हैं, जहाँ का अधिपति बुध जो है वो व्ययेश धन भाव में बैठा है, व्यय की स्थितियां ज्यादा दिख रही हैं। चंद्रमा जो है वो नीच का हो रहा है और कुमार अवस्था का है, वो आधा भी फल करे तो ही बहुत स्थिति कमजोर ही होगी, क्योंकि वो नौमांस में भी मकर का हो रहा है और अकेले भी बैठा है, अकेले बैठा, तो ये स्थिति जो है वो धन के कमजोर होने की स्थितियों को दिखा रही हैं। अब जरा गौर करिए तो इनकी कुंडली में शनि की दृष्टि पड़ी कमजोर, यहां भी पड़ी तो वो बहुत अच्छी नहीं है, उच्च की राशि पड़ेगी, लेकिन वो फिर भी उनको कहीं से बल अतिरिक्त नहीं मिल रहा है, बल नहीं मिल रहा है। लेकिन गुरु की दृष्टि है, गुरु यहां बैठेंगे तो शनि को देखेंगे, जो कि मित्र की राशि होगी, लेकिन शनि को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से बूस्टअप करने का काम करते हैं कभी कभी। जब अब एक बात बताता हूं, तो अभी आपकी कुंडली में दशा जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, और अंतर जो चलेगी वो अभी चल रही है चंद्रमा में शनि की। तो चंद्रमा और शनि का संबंध कमजोर है इस कुंडली के लिए। चंद्रमा लग्न के अधिपति होते हैं और शनि होते हैं इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश, से ठीक नहीं होता है, इस वजह से ये नुकसान में रहा। और ये काल 2019 के 7वें महीने से ही आरंभ था, अब वो आ रहा है 2021 से दूसरे महीने में, इसके बाद आ जाएंगे शनि के बाद बुध, और बुध नौमांस में पराक्रम में बैठे हैं केतु और मंगल के साथ, ये ठीक है, जहां मंगल उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। और वहां पे बुध की स्थिति अगर देखता हूं तो लग्न कुंडली में पराक्रम के अधिपति होकर के धन में गए हैं, मेहनत करने का काल आ रहा है, शायद मेहनत आप करेंगे भी, तो ये स्थिति बन रही है। हनुमान जी को मनाइए, क्योंकि राशि जो है आपकी कुंडली में वृश्चिक की है, अभी ये मुक्त हुई है। और एक बात बता दूं तो वो मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि वहां पे एक ग्रह नीच का है, इस वजह से वो मंगल को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। 7वीं दृष्टि यहां और मंगल व्यय को देख रहे हैं, मंगल और शुक्र का संबंध यहां भी बन रहा है, इस वजह से जीवन में व्ययाधिक के ज्यादा रहा, ये बात दिखती है। शुक्र स्थितियों को समझने नहीं देते हैं, वो व्यक्ति से लगातार काम कराते जाते हैं, व्यक्ति निर्णय भी गलत कई बार ले लेता है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव पे है, इस वजह से ये चीजें बनती हैं। खैर जो भी हुआ, आपको शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए, शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाया करिए सोमवार के सोमवार किसी मंदिर में जा करके, और अगर हो सके तो उन्हें थोड़ा शहद चढ़ाया करिए। धन की वृद्धि के लिए जल सूर्य को अर्घ देते समय, धन की वृद्धि के लिए, अब ये सभी लोग ना कर लीजिएगा, इनकी कुंडली में जो स्थिति है उसके आधार पर ये नहीं बताऊंगा यहाँ, नहीं तो फिर पता चला सारे लोग वही करने लगे। आप भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे उपाय बता दूंगा, मुझे फोन कर सकते हैं, आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए इस कुंडली के आधार पर। ओके, अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है दीप्ति रंजन रावल, यह है कटक उड़ीसा से, 24 सितंबर 1993, 19:20। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की, लग्न के अधिपति यहां 1 नंबर लिखा, और लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं यहां बैठ करके, ये अच्छी बात है। और उसके बाद एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और बुध ये यहां बैठे हैं, ये थोड़ा कमजोर करेगा, तो इसको संभालिए। क्या करना है? सूर्य की पूजा, आपके ऊपर से वैसे भी अभी राहु की दशा चल रही है, तो इसको थोड़ा संभालना होगा। एक लाजवर्त पहनिए, बहुत ज्यादा नहीं, एक लाजवर्त पहनिए, काम बन जाएगा, क्योंकि शनि अपनी राशि के हैं, स्वरा मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और वो डिग्री में 0 अंश, वो है भी मूल त्रिकोणस्थ, 0 पे हैं, इस वजह से थोड़े कम हैं। हनुमान जी को मनाइए, हनुमान जी के सामने जा करके अपनी पगड़ी उठा करके उनके चरणों में रखिए, देखिए कैसे काम बन जाता है। दूसरी बात कहूं, लग्न खाली है और केंद्र क्रमशः खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये खाली खाली नहीं है, तो ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये खाली खाली नहीं है। तो यहाँ पे मंगल बैठे हैं, लग्न में ही मंगल का प्रभाव, ये ठीक होगा। उग्रता मत रखिएगा, अभी राहु की दशा है और राहु में अभी चल रहे हैं 2020 के 12वें में शनि आ जाएंगे, तो उग्रता बढ़ेगी और नुकसान भी बढ़ेगा, लेकिन हनुमान जी को मना लेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। काम करिए, शनिवार के शनिवार
हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको घी का दिया जलाइए या तिल तेल का, अगर चाहे तो दोनों में से किसी का, या सरसों का तेल अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर के सामने जलाइए और थोड़े उनके पास जाकर के अगर मूर्ति वगैरह हो तो थोड़ा पैर दबा दिया करिए, मन की बात बोल दीजिए। बाकी इंसान तो समझने वाला है नहीं, ये दुनिया आपकी बात समझने वाली और ना सुनने वाली है, तो यही काम बाकी रह गया है। अब शुक्र भी आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, यहाँ का अधिपति सूर्य जो है वो छठे में जा रहे हैं, पंचम का अधिपति छठे में जाता है तो ठीक होता है। राहु की स्थिति 12वें पे है, दशा है अभी, तो झगड़े लड़ाई और एक्सीडेंट वगैरह से थोड़ा बच के रहिएगा। चंद्रमा अकेले बैठे हैं, धनु राशि है, आप हैं बड़े शुद्ध पुरुष, धनु राशि के हैं, मैं मानता। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। एक लाजवर्त जरूरी है, लाजवर्त तुरंत पहनिए और हनुमान जी की पूजा, प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर का नित्य दर्शन, एक निश्चित समय पे, पक्के टाइम पे, 6 बजे शाम में, मतलब 6 बजे शाम में। ऐसा नहीं किया 6 बजे किया कल 10 बजे किया, बिल्कुल एक समय पे करना है हनुमान जी का दर्शन। हनुमान जी के सामने दिया जलाया करिए, सरसों तेल या फिर तिल का तेल या फिर घी की दिया, घी का दीपक, ये कोई भी कर सकते हैं। धन भाव में शुक्र की स्थिति बन रही है, वो पंचम में बैठा है, धन का सुख है और धन भी मिलेगा। क्यों घबरा रहे हैं, अभी तो आपके जीवन के आरंभ में ही है, मेरे ही बराबर हैं आप, आगे बढ़ जाएंगे, परेशान मत होइए। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है प्रीति तिवारी, अकोला महाराष्ट्र से। अकोला महाराष्ट्र से एक बात याद आती है, आप लोगों को बताता हूँ। दोपहर में मैं जब स्कूल से आता था, मेरी मम्मी रेडियो बजाती थी और वहाँ पे सखी सहेली का प्रोग्राम होता था, रेडियो पे अभी भी आता है। वहाँ पे अकोला महाराष्ट्र से बड़ी चिट्ठियाँ आती थी और बड़ी पढ़ते थे वो लोग। अकोला महाराष्ट्र रेडियो पे गाने नए ज़माने के, पता नहीं और भी कई कई प्रोग्राम उस पर आते थे, सखी सहेली का प्रोग्राम, वो सब लोग अकोला महाराष्ट्र से बड़ी चिट्ठियाँ उसमें आती थी उस कार्यक्रम में। उस पर याद आ गया, अकोला वाले लोग हर जगह उपस्थित हैं। 12 अक्टूबर 1990 10:50 अकोला महाराष्ट्र। अद्भुत। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, लग्न के अधिपति मंगल यहीं बैठे हैं और आपने पूछा है प्रेम विवाह होगा या कैसा। प्रेम विवाह के योग हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो गुरु पे भी है, यहाँ बैठे हैं, उच्च के हैं तो आप विदुषी, क्योंकि गुरु उच्च के हैं चंद्रमा के साथ और केतु के साथ, ये अद्भुत होगा। और राहु की दृष्टि शुक्र पे भी है, जिसकी उच्च राशि का यहाँ निर्माण हो रहा है। प्रेम विवाह के भी योग हैं। एक बात बताता हूँ, लेकिन मंगल सप्तम में बैठा है, आप मांगलिक भी हैं, इस पर भी जरा गौर करिएगा। चंद्रमा और मंगल का संबंध तो चंद्रमा से तो मांगलिक नहीं है, लेकिन लग्न कुंडली से मांगलिक है। नौमांश में इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है, इस वजह से उसको तो रोकेगा नहीं, कमजोर नहीं करेगा। और यहाँ भी ठीक है। सुख भाव भी अगर देखता हूँ तो वहाँ का अधिपति शुक्र है, वो त्रिकोण राजयोग लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है। प्रेम विवाह भी करेंगे तो सुख ही है, लेकिन मिला लीजिएगा थोड़ा सा, क्या करेंगे। प्रीति जी अकोला महाराष्ट्र बेहतरीन है। लग्न खाली है, वही सेम स्थिति है, यहाँ भी लग्न खाली, यहाँ भी खाली, ये भी खाली, बस ये खाली खाली नहीं है, यहाँ पे मंगल है। जो पिछली कुंडली देखी ना 93 की ही थी, वो शायद 90 की 93 की थी, तो यहाँ पे ये बात बन रही है। बाकी स्थितियाँ, राहु की दृष्टि है मंगल पे, उग्रता थोड़ा कम करिएगा। आपके पति थोड़े गुस्सैल होंगे तो उनके गुस्से को पी जाइएगा, शांत हो जाइएगा, और प्रतिक्रिया देने में थोड़ा विलंब ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत जल्दी प्रतिक्रियावादी होना इंसान के कमजोरी को और इंसान के उसके अंदर खालीपन को दर्शाता है, इस वजह से चुप हो जाना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है, ये आज के कार्यक्रम की आखिरी कुंडली है। दीपीज यूट्यूब लेशन से ये कुंडली आई है। 8 मार्च 1999 13:39। उड़ीसा में कोई जगह है, वो या पता नहीं कुछ लिखा है इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो जगह मैंने डाल दी है। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के अधिपति दशम में, ये ठीक है। और यहाँ पे शुक्र और गुरु बैठे हैं, जहाँ शुक्र उच्च के और गुरु स्वराशि के और बुध भी साथ में। लग्नेश के साथ ये दशम भाव मजबूत हो रहा है। व्यक्ति शुरू से ही काम करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और कार्मिक है, कर्म प्रधान है, कार्मिक सोच को रखने वाला है। दार्शनिक भी होगा, क्योंकि मिथुन लग्न से है और राशि जो इनकी बनती है वो वृश्चिक की बनती है। गुरु का प्रभाव लग्न से अगर केंद्र में हो तो व्यक्ति को दार्शनिक सोच का बनाता है और व्यक्ति को शुद्ध मानसिकता का भी बनाता है। लग्न पे अगर गुरु का प्रभाव हो, लग्न से गुरु केंद्र में हो, लग्नेश के साथ स्थिति बनती हो, तो व्यक्ति की श्रेष्ठता को वो परिगणित करने वाले होते हैं। लग्न पे अगर गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को श्रेष्ठता से जीवन की यात्रा को पूरी कराने में उनकी सहयोग आसानी से देखी जा सकती है। अगर वो दशाओं में होते हैं तो बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, और अगर कुंडली में कमजोर हो रहे हों, जैसे इनकी कुंडली में वो बनते हैं सप्तम और दशम के अधिपति, दशम भाव में बैठे, कर्म को वो मजबूती देंगे। अपना काम व्यक्ति करना चाहता है, कर सकता है। सवाल है इनका
दाम्पत्य कैसा रहेगा। नवमांश में सुख भाव में सूर्य की राशि बनती है, वो जाकर के लग्न में बैठे हैं 2 नंबर की राशि में, और यहाँ का अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में यहाँ भी दशम स्थान में ही बैठ रहा है। पति भी कार्मिक होगा और शुक्र की दृष्टि है वो उच्चाभिलाषी है, ठीक होगी, क्योंकि वो मूलतः यहाँ का अधिपति कर्म से लग्न से संबंध बना रहा है, क्रमशः केंद्र से ही संबंध बन रहे हैं उसके। बुध और केतु की स्थिति यहाँ है, और अगर लग्न कुंडली में आता हूं तो लग्न कुंडली में यहां पे बात बनेगी तो बुध की राशि बनी, बुध की राशि बनी, बुध ने देखा गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, तीन शुभ ग्रहों की दृष्टियों का सुख भाव पे प्रभाव। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं गुरु, वो अपने भाव से ठीक गए हैं, अच्छे भी हैं, वो स्वराशि के हैं और वो कमजोर भी नहीं हैं, 11 अंश के हैं वो। और ऐसी स्थिति में उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली का बनता है अष्टमेश और नवमेश, ये ठीक होगा। लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में नीच के हो रहे हैं, भाग्य भाव का अधिपति नीच का है, नीच की हो करके स्थिति में लग्न को देख रहे हैं। लेकिन वो बुध की राशि को देखेंगे तो फिर भी ठीक होगा, परंतु शनि का नीचत्व होना और नीच का होना और मंगल की स्थिति, मंगल उनको देख करके उसका नीचत्व भंग कर रहे हैं। भाग्य के अधिपति नीच के हुए मंगल यहाँ बैठे, सप्तम 7वीं दृष्टि से शनि को देखे, नीचत्व भंग होना, डिग्री ठीक है, उसकी भी कोई कमजोरी नहीं है। बुध की दशा चल रही है तो ठीक है, काम भी आपका चल रहा होगा अच्छे से और आप काम करने वाली भी हैं, बेहतरीन है। अब बुध में बुध हैं, ये 2022 के 11वें महीने तक रहेंगे। थोड़ी सी स्थितियां कमजोर भी हों तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि उसका भी नीचत्व भंग हो रहा है, क्योंकि वो लग्न का अधिपति है, मीन का होकर के बैठा है, गुरु और शुक्र के साथ उसको रहने पे उसको एक सकारात्मक एहसास भी वो करेगा ग्रह, और ठीक प्रभाव देने वाला हो रहा है। 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, इस वजह से माता पिता दोनों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि पिता के साथ भी अगर देखता हूँ तो पिता के भाव में भी गुरु शुक्र का एक साथ बैठना ये चीज़ें बनाती हैं, स्थितियाँ मजबूत बन रही हैं। भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं, व्यक्ति को धार्मिक मनोवृत्ति का बनाते हैं, कार्यक्रम देखते रहिए, छोड़ के मत जाइए, ये स्थिति बनती है। अब उसके बाद अगर आपने पूछा है दाम्पत्य के लिए, तो दाम्पत्य ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर गुरु को देखता हूं तो स्वराशि के हैं, अवस्था में वृद्ध के हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो भी मिलेगा विद्वान होगा और श्रेष्ठ होगा और बेहतर होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जिनकी कुंडली इस बार नहीं ली है वो क्षमा करें, अगली बार जरूर लिखें और याद जरूर दिला दें, अपने कमेंट में जरूर याद दिला दें। और कार्यक्रम ऐसा नहीं कि खाली आज ही देखना है, प्रत्येक दिन देखा करिए। मैं तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।